हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है फिर से स्टडी फॉर सिविल सर्विस के द ब्यूरोक्रेसी चैनल में। होपफुली आप लोगों की पढ़ाई ठीक ठाक चल रही होगी, ऐसी चल रही होगी कि जिससे एग्ज़ाम पास हो जाए। ठीक है, तो हम लोगों ने इससे लास्ट वाले लेक्चर में कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए थे। आज दिन वाले सेशन में 50 क्वेश्चंस थे। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हो सके तो देखिएगा उस चीज़ को, और कम से कम जितने जो क्वेश्चन बताए गए थे आपको उसको रिवाइज करके अपने दिमाग में उसको बैठा के रखिएगा। ठीक, स्टडी फॉर सिविल सर्विस की टीम ने उसको कंपोज किया है, और यकीन मानिए स्टडी फॉर सिविल सर्विस के जो भी कंटेंट्स हैं वो काफ़ी एक्यूरेट माने जाते हैं यूपी पीसीएस के एग्जाम के लिए खास तौर पे। आज हम लोग वापस लौटते हैं फिर से अपने हिस्ट्री वाले पोर्शन में, क्योंकि हम लोगों ने इससे पहले पोस्ट गुप्ता पीरियड वाले सेक्शन को डिस्कस किया था, जिसमें हमने हर्षवर्धन और उसके जो साउथ इंडिया में था पल्लव डायनेस्टी वो, और उसके बीच में जो समकालीन शासक है जिसका नाम है पुलकेशिन सेकंड, उसके बारे में मैंने आपको चीज़ें बताई थी, सिर्फ बताई थी, पढ़ाया नहीं था। हम इस समय आपको पढ़ा नहीं रहे, मैं खाली आपको याद दिला रहा हूँ कि जब आप रिवीजन करें तो इन पॉइंट्स को जरूर देख लें। तो उन पॉइंट्स को देखने के लिए भी हमारे पास एक आधार होना चाहिए, तो मैं खाली आपको एक आधार बता रहा हूँ। आज हम डिस्कस करने वाले हैं हिस्ट्री के एक सबसे टिपिकल पोर्शन वाले सेक्शन को, जिसको हम कहते हैं प्री मेडिवल इंडिया। क्या कहते हैं इसको? प्री मेडिवल इंडिया, यानी कि पूर्व मध्यकालीन भारत। पूर्व मध्यकालीन भारत एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स सेक्शन है, क्योंकि ये एक संक्रमण वाला काल है। ठीक है, इसमें आपको पूरे भारत का एक राजा नहीं मिलेगा, कई सारे राजा हैं, कई सारे राजवंश हैं, और हर राजवंश का अपना ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व है। सबको इतिहास के पन्ने में जगह दी गई है। कुछ आपस में सबके सब ऐसे समकालीन हैं कि जो बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं। तो इसको थोड़ा सा हम सरल बना के समझने की कोशिश करते हैं कि मामला क्या है। तो प्री मेडिवल इंडिया में आप एक ही दिशा में नहीं बढ़ सकते, आपको लौट लौट के वापस फिर से 7वीं शताब्दी 8वीं शताब्दी में आना पड़ता है। ठीक है, तो फिर हम एक रेफरेंस पॉइंट लेते हैं एक बार फिर से, और ये रहा वो रेफरेंस पॉइंट, और इसको मैं लिख देता हूँ 750 ईस्वी। क्या लिख देता हूँ? 750 एडी। जाना है हमको कहाँ तक? 1200 ईस्वी तक। ठीक है, तो ये एक धारा जो आपको दिख रही है ये काफ़ी नहीं होगी समझने के लिए। हमें कई सारे डेवलपमेंट्स देखने को मिलेंगे, और उन सब डेवलपमेंट के अलग अलग नाम हैं, सारे नाम अलग अलग हैं। जैसे मैंने बना दिया इसको, और इसका नाम लिख दिया मैंने मुस्लिम इन्वेजन। क्या लिख दिया इसका नाम मैंने? मुस्लिम इन्वेजन, अर्थात मुस्लिम आक्रमणकारी। तो दिल्ली सल्तनत की स्थापना होने से पहले, उससे भी काफ़ी पहले, 3 मुस्लिम इन्वेजन्स हमको देखने को मिलते हैं। सबसे पहले आपको मिलेगा 712 ईस्वी में, जो कि 750 से थोड़ा पहले है। ठीक है, और ये आक्रमण किसने किया था? आप जानते ही हैं, मोहम्मद बिन कासिम ने। तो मोहम्मद बिन कासिम इस तरीके से पहला मुस्लिम आक्रमणकारी बन जाता है भारत में। ठीक, उसके बाद जिक्र आता है किसका? महमूद गजनवी का। तो महमूद गजनवी के आक्रमण होंगे आपके लगभग 1000 से लेकर 1027 के बीच में, यानी कि लगभग 300 साल का अंतर है इस मुस्लिम इन्वेजन में, मोहम्मद बिन कासिम और महमूद गजनवी के बारे में, गजनवी के आक्रमण के उसमें ये अंतर नजर आ रहा है। इसके बाद हम देखते हैं सीधे पहुंचेंगे 1175 में, और तब हमको नाम मिलता है किसका? मोहम्मद गोरी का। ठीक, 1206 तक। तो हम कह सकते हैं कि जब दिल्ली सल्तनत की स्थापना होती है तो हमें उस रेखा को खींचकर पीछे कहाँ ले जाना पड़ता है? 712 ईस्वी में, अर्थात मोहम्मद बिन कासिम से लेकर मोहम्मद गोरी तक। ठीक, तो एक चीज़ तो ये समझनी जैसी है जो इस पीरियड में हो रही है। ठीक है, तो इन 500 सालों में हमने देखा कि 3 मुस्लिम इन्वेजन हुए हैं, तीनों का जो नेचर है वो अलग अलग है। ठीक है, ये तो भैया एम्पायर एस्टेब्लिश करना चाहता था, ये लूटने आता था इंडिया को। 17 बार आक्रमण का उल्लेख मिलता है। ठीक, जरूर इसका सामना हुआ होगा किससे? जो भारत के राजवंश रहे होंगे उससे। इसके बाद महमूद गजनवी के बाद हम देखते हैं मोहम्मद गोरी के आक्रमण। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान, बैटल ऑफ तराइन, ये सारी बातें आपको पता चलती हैं इन मुस्लिम इन्वेजन्स को पढ़ते समय। ठीक है, तो एक सेक्शन तो हमारा प्री मेडिवल इंडिया में मुस्लिम आक्रमणकारियों का है। तो अगर मैं नक्शा बनाऊं, अगर मैं इंडिया का नक्शा बनाऊं,
और लोकेट करूं कि ये सारी चीज़ें कहाँ पर हो रही हैं, तो हमको पता चलता है कि आक्रमण तो भारत में हमेशा नॉर्थ वेस्ट वाले इलाके से ही हुए। ठीक है, पहला आक्रमण सिंध में होता है 712 में, ठीक है, जहाँ पर हिंदू शाही वंश के राजा हैं, दाहिर का नाम सुना होगा आपने वो। ठीक है, ये जानकारी चचनामा नामक ग्रंथ में मिलती है, ये सारी बातें होती हैं। प्री मेडिवल इंडिया में दूसरा सबसे बड़ा डेवलपमेंट है राजपूतों की उत्पत्ति। दूसरा सबसे बड़ा डेवलपमेंट कौन सा माना जाएगा? राजपूतों की उत्पत्ति। तो मुझे एक विंग बना देनी चाहिए, किस चीज़ की? राजपूतों के बारे में बना देनी चाहिए भाई, राजपूत ओरिजिन। राजपूतों की कई सारी शाखाएं हैं। दंत कथाएं हमको बताती हैं कि 4 राजपूतों का जो उद्गम है वो एक यज्ञ के फल स्वरूप हुआ था। प्रतिहार, परमार, है ना, चालुक्य, चौहान, ये सारे नाम आपको पता हैं। इसके अलावा भी राजपूतों के नाम है, ठीक है, जैसे कि घेड़वाल है, सोलंकी है, समझ रहे बात को? तो उन सब की भी अपनी पॉलिटिकल और कल्चरल इंपॉर्टेंस है। तो राजपूतों के बारे में भी अगर आप पढ़ने बैठें तो इट विल टेक टाइम, काफ़ी टाइम लगेगा। कई सारे राजपूत वंश स्थापित हैं भारत के पश्चिमोत्तर हिस्से में, राजस्थान वाले इलाके में खास तौर पर, और आपस में काफ़ी समकालीन हैं। ठीक है, तो ये आपको बहुत ही ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत है, कंफ्यूजिंग है, ठीक है। और प्रतिहार, परमार, चालुक्य, चौहान, PPCC, इन राजपूतों की उत्पत्ति माना जाता है कि अबू पर्वत में यज्ञ के फल स्वरूप हुई। लेकिन इसके अलावा भी कई सारे राजपूत मौजूद हैं जिनका अपना राजवंश था, जिनकी काफ़ी ख्याति थी और उनका राजनीतिक महत्व भी था। ठीक है, और हम इन राजपूत शासकों को दिल्ली सल्तनत के दौरान भी शासन करते हुए देखेंगे, राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात वाले इलाके में। ठीक है, ये समकालीन हमेशा बने रहेंगे दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों के भी और मुगल शासन के भी, जो हम आगे पढ़ के समझ सकते हैं कि मामला क्या था। ठीक है, तो इनकी अपनी कल्चरल, पॉलिटिकल पूरी इंपॉर्टेंस है। ठीक है, तो इसमें इन सभी का अपना ऐतिहासिक महत्व है। अगर हो सके, अगर आपको लगता है कि आप पढ़ सकते हैं इस बचे हुए कम समय में, तो आप ऐसा करिएगा कि कोई छोटा सोर्स उठाइएगा, जैसे कि ल्यूसेंट वाली किताब से उठाइएगा इस चीज़ को, और राजपूत के बारे में कम से कम जितना उसमें लिखा है उतना तो हमेशा याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट बैटल्स का याद रखिएगा, जो युद्ध हुए थे, बैटल ऑफ तराइन, वो याद रख सकते हैं। क्या कह सकते हैं कि मोहम्मद बिन कासिम ने जब भारत में आक्रमण किया था सोमनाथ मंदिर में, तो गुजरात का शासक कौन था? कुछ इस तरीके से चीज़ें याद रख सकते हैं। देयर आर सो मैनी थिंग्स टू बी रिमेंबर्ड। ठीक है, थोड़ा सा टिपिकल वाला पोर्शन इसलिए बन जाता है क्योंकि दक्षिण भारत में भी इसी समय राष्ट्रकूट, चोलास, पल्लव डायनेस्टी, ये सब भी चल रही हैं, जो पूरे एंटायर भारत के मैप को और ज़्यादा क्या बना देती हैं, कॉम्प्लेक्स बना देती हैं। तो वापस मैं लौटता हूँ अपने उस मैप में और इन अलग अलग जगहों पर नाम लिखता हूँ कि प्री मेडिवल इंडिया में राजनीतिक स्थिति कैसी थी और भारत का नक्शा किस तरीके का होना चाहिए। ठीक है, फिलहाल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पाल डायनेस्टी, बंगाल के पाल, और उसके बाद सेन राजवंश। एक तो ये हो गया। यहां मैं लिख देता हूं नाम कन्नौज का, यहां मैंने नाम लिख दिया कन्नौज का। वही कन्नौज जो राजधानी किसकी रही? हर्षवर्धन की। और इसका अब राजनीतिक महत्व बहुत ज्यादा है। जिस व्यक्ति की राजधानी कन्नौज है वो सपोज टू बी द किंग ऑफ इंडिया, वो भारत का राजा है, कुछ इस तरीके से। यहां मुझे लिख देना चाहिए प्रतिहार। ठीक, यहां मुझे लिख देना चाहिए राष्ट्रकूट। यहां मुझे लिख देना चाहिए चोलास, चोल राजवंश, काफी इंपॉर्टेंट है। यहां मुझे लिख देना चाहिए कश्मीर, कश्मीर का भी अपना महत्व है भाई, काफी इंपॉर्टेंस है। यहां मुझे लिख देना चाहिए इस साइड में घेड़वाल। यहां मुझे लिख देना चाहिए परमार, भोज के परमार जो मध्य प्रदेश वाले इलाके में है। ठीक है, और भी कई सारे नाम हैं। चौहान राजवंश हो जाना चाहिए यहां पर। ठीक है, चौहान। ठीक, तो इनका रीजन इस तरीके से ओवरलैप होता होगा। और इधर पल्लव भी रह चुके हैं पहले। कौन रह चुके हैं? पल्लव, पल्लव डायनेस्टी,
पल्लवों के ही सामंत थे कौन? चोलाज, है ना, जिसने अपनी स्वतंत्रता घोषित की होगी और पल्लव राजवंश की स्थापना करी होगी। ठीक है, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि हु वॉज द फाउंडर ऑफ द चोलाज डायनेस्टी? मैं रियल फाउंडर की बात नहीं कर रहा हूं, सिर्फ किसने उसकी स्थापना करी थी इसकी बात मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में लिखकर। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि इन सब की कितनी इंपॉर्टेंस है। ऑल ऑफ देम आर वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट इज कॉम्प्लेक्स? दे ऑल आर कंटेम्प्रेरी टू ईच अदर। कॉम्प्लेक्स चीज क्या बना रही है? ये सब के सब आपस में क्या है? समकालीन है। तो कौन किसका समकालीन है, यही चीज इसको क्या बनाती है? कॉम्प्लेक्स बना देती है। इस बात को समझिए। जैसे कि अगर मैं आपसे कहूं पाल शासक देवपाल है, तो दक्षिण में चोल साम्राज्य का सम्राट कौन था? होगी ना टफ, होगी ना बात टफ कि वो कौन सा शासक था जिसने देवपाल को पराजित करके गंगैकोंड चोल की उपाधि ली थी। गंगैकोंड चोल की उपाधि ली थी। कोंड का मतलब होता है इस भाषा में, तमिल भाषा में, विजेता। ठीक, कोंड का मतलब क्या है? विजेता है। तो ये चीजें इस वजह से क्या बनती हैं? कॉम्प्लेक्स बनती हैं। कन्नौज को लेकर 3 डायनेस्टीज के बीच में क्या चल रहा है? संघर्ष चल रहा है भाई, कई सालों तक चलता रहा। राष्ट्रकूट, प्रतिहार और पाल डायनेस्टी, इन तीनों के बीच में ये प्रतिहार को लेकर संघर्ष भी बहुत लंबा संघर्ष है। ये भी चीजों को और जटिल बनाता है। ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि जब ये लोग 3 आपस में समकालीन थे तो कन्नौज में किस वंश का शासन चल रहा था? अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। आयुध वंश का नाम सुना होगा आपने। ठीक, तो इतनी सारी चीजें, इतने सारे राजा, इतने सारे शासक, इतनी सारी सांस्कृतिक गतिविधियां, क्योंकि ये सबके सब सिर्फ विजेता ही नहीं है, इनके समय में सांस्कृतिक गतिविधियां भी अपने चरम पे थी। वो भी बहुत टफ है, याद रखना। जैसे अगर हम राष्ट्रकूटों की बात करें, जिसकी स्थापना दंती दुर्ग ने की थी, उसके महान सम्राटों की फेहरिस्त इतनी लंबी है कि उसको याद करना मुश्किल है। जैसे कि किसने एलोरा के कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण करवाया? कृष्ण फर्स्ट, ये नाम याद रखने होंगे। अमोघ वर्ष किसका अनुयायी था? ये नाम याद रखना पड़ेगा। कृष्ण थर्ड कौन था? ठीक है, पोन किसके दरबार में रहता था? तो ये सिर्फ विजेता ही नहीं है, विद्वानों को संरक्षण देने वाले भी क्या हैं? सम्राट हैं। सांस्कृतिक गतिविधियों में मंदिरों का निर्माण अपने चरम पे है, भव्य मंदिरों का निर्माण हुआ है। और मंदिरों के निर्माण में पल्लव, राष्ट्रकूट, चोलाज लगभग एक ही कैटेगरी में है। बहुत बड़े बड़े पत्थरों को काट काट के मंदिरों का निर्माण होता था। मंदिरों से ही इतने क्वेश्चन आ जाते हैं कि बृहद्रेश्वर मंदिर किसने बनवाया था, जिसके कुछ साल पहले 1000 साल पूरे हुए हैं। ये यूपी पीसीएस में आया, कुछ साल पहले क्वेश्चन आया था, मुझे याद आ रहा है। डोंट यू थिंक दिस इज इंपॉर्टेंट? दिस इज इंपॉर्टेंट, लेकिन इन सब चीजों को याद रख पाना, कंटेन कर पाना इतना आसान नहीं है। ये सेक्शन ऐसा है जिसमें आपको टाइम देना पड़ेगा। तो अगर वे लोग जो इस सेक्शन के बारे में जिनको बिल्कुल भी जानकारी नहीं है, तो उनके लिए हिदायत है कि इसको छोड़ दीजिए। बेहतर है कि आप इसको छोड़ दीजिए। जो सरल लगता है याद रखने, जैसा कि तराइन का युद्ध कब हुआ था, ये याद रख लीजिए। मोहम्मद गौरी का समकालीन शासक चालुक्य के चौहान थे, उनके बारे में देख लीजिए थोड़ा सा। एक आध मंदिर अगर याद रख सकते हैं आप लोग यहाँ के, तो वो कर लीजिए। भोज परमार के बारे में पढ़ लीजिए। लेकिन मामला बहुत देर तक दिमाग में नहीं रहता, क्योंकि इसके लिए एक कायदे की स्टडी चाहिए। कंफ्यूजिंग पार्ट है, मैं खुद इस बात को एक्सेप्ट करता हूं। दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट confusing part of history, all because of what? So many activities taking place all around the India, and all of them are supposed to be contemporary to each other, and most of them were great rulers. इसमें से अधिकतर कौन है? अधिकतर सब आपस में जो समकालीन शासक हैं वो सबके सब क्या है? महान शासक हैं। कश्मीर को कैसे भूल जाए भैया हम? कश्मीर में तो हमको देखिए, कश्मीर के इतिहास को कैसे समझा जाए, ये लिखिए आप KUL। तो इस मध्यकाल वाले पार्ट में कश्मीर में हमको कुल, KUL मतलब कुल,
3 डायनेस्टीज के बारे में जानकारी मिलती है। एक तो हो गया कारकोट वंश, याद रखेंगे कारकोट वंश, कभी कभी एग्जाम में आ जाता है कि स्थापना किसने करी थी। उत्पल वंश, ठीक, और फिर लोहार वंश। ये कश्मीर की 3 डायनेस्टीज हैं मेडिवल पीरियड की। अब कश्मीर के इतिहास की जानकारी जो प्रदान हमको करती है उस ग्रंथ का नाम है राजतरंगिनी। राजतरंगिनी, जिसके लेखक कौन है? कलहण। जिसके लेखक कौन है? कलहण है। तो एग्जाम में क्वेश्चन ये आता है कलहण ने अपनी राजतरंगिनी किस शासक के समय में पूरी करी। और अगर क्वेश्चन एग्जाम में ये आ गया कि कलहण ने जिस शासक के समय में अपनी राजतरंगिनी पूरी की थी वो उसका संबंध किस वंश से था, कारकोट से था, उत्पल से था, लोहार से था, या इनमें से कोई नहीं। ठीक, दिस मेक सेंस। तो उस शासक का नाम है जयसिंह। ठीक, इसका टाइम पीरियड पूछ सकता है भाई आपसे। किस वंश का था? लोहार वंश का था। राजतरंगिनी अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है कश्मीर के इतिहास के बारे में। ठीक है, तो आपको सिर्फ उनकी राजनीतिक गतिविधियां ही नहीं, उनकी सांस्कृतिक गतिविधियों पर भी ध्यान देना पड़ जाता है। जब हमारी नज़र यहाँ दौड़ती है ईस्ट इंडिया में, तो हमको पता चलता है पाल वंश के बारे में, जिसके 2 महान सम्राट हैं, धर्मपाल, देवपाल, इन सब की जानकारी मिल जाती है। गोपाल नामक व्यक्ति ने इसकी स्थापना करी थी। पाल का मतलब होता है रक्षक। लेकिन इन शासकों ने, हम देखते हैं कि जो 9th और 10th सेंचुरी के आसपास की जो बात हो रही है, यहाँ पर हम देखते हैं बुद्धिज्म का फिर से क्या होता है? उत्थान होता है। क्यों? क्योंकि इन्होंने बौद्ध धर्म को क्या दिया था? संरक्षण दिया था, बुद्धिज्म को। और इनके भी अपने सांस्कृतिक डेवलपमेंट हुए थे। मूर्ति बनाने में काफ़ी निपुण थे ये लोग। लॉस्ट वैक्स वाली जो टेक्निक थी उसका इस्तेमाल करके मूर्तियां बनाई जाती थी। ठीक है, तो इनके समय में ही हम देखते हैं कि तिब्बत में काफ़ी एक्टिविटीज़ हो रही हैं। किस चीज़ की? बुद्धिज्म रिलीजन की। क्योंकि 700 ईस्वी के बाद हम देखते हैं कि तारानाथ नाम के व्यक्ति का नाम आता है, जिन्होंने बुद्धिज्म को कहाँ पहुँचा दिया था? तिब्बत में। बौद्ध धर्म के संरक्षण है पाल वंश के शासक, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। धर्मपाल, समझ रहे बात को? अच्छा, सेन राजवंश की स्थापना होती है इनके पतन के बाद। सामंत सेन ने स्थापना करी थी। लक्ष्मण सेन इनका एक इंपॉर्टेंट रूलर था। ठीक है, ये चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। और किस सेन शासक के समय में मोहम्मद गोरी का एक जनरल था, बख्तियारुद्दीन खिलजी, वो यहाँ तक पहुँच गया था, लखनौती तक। लखनौती अर्थात इनकी राजधानी तक पहुँच गया था। लूटता खसोटता हुआ आ रहा है। किसको? विहार, बौद्ध विहारों को भी नहीं छोड़ रहा है वो। इस प्रकार का हफ्सी किस्म का इंसान था वो। तो आप देख सकते हैं कि इन द टाइम्स ऑफ मोहम्मद गोरी इटसेल्फ कई सारे ऐसे घुड़सवार रहे होंगे जो बख्तियारुद्दीन खिलजी के साथ यहाँ तक पहुँच गए होंगे, सभी चीज़ों को नष्ट करते हुए। और इस तरीके से यहाँ भी कई सारे मुस्लिम्स आकर बस गए होंगे सेन के समय में। निःशंक शंकर की उपाधि किसकी थी? ये एग्जाम में क्वेश्चन आया है सेन डायनेस्टी के समय में। ठीक, तो ये प्री मेडिवल पीरियड वाला जो सेक्शन है इंडिया की हिस्ट्री का, ये कोई छोटा मोटा टॉपिक नहीं है। तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, जिसने अभी तक इसके बारे में कोई भी चीज़ें नहीं पता है, तो बेहतर है कि इसको आप छोड़ ही दीजिएगा और वही लोग पढ़ें जो लंबे समय से इसको पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, तो ये तो रही छोटी सी तस्वीर प्री मेडिवल इंडिया की, जो इतनी ज़्यादा कंफ्यूजिंग है। देखिए आप, दिख रहा है आपको कितना ज़्यादा हमको देखना पड़ रहा है इन सब चीज़ों के बारे में। भोज परमार महानतम शासक, परमार वंश के, जिनकी मृत्यु के बाद एक कहावत मशहूर हो गई थी, अद्य धारा निराधारा निरालंबा सरस्वती।
अर्थात विद्वानों और विद्या को संरक्षण देने वाला अब निराधार हो चुका है। धारा उसकी राजधानी थी, इसलिए ये बात कही गई थी, अद्य धारा निराधारा निरालंबा सरस्वती। उसको संरक्षण देने वाला सम्राट अब जीवित नहीं रहा। बड़े दुखी हुए होंगे उस समय के लोग उसकी मृत्यु पर। भोज परमार, मध्य प्रदेश का शासक, ठीक, परमार वंश का। ठीक है, तो कम से कम अगर एक रीडिंग मानने में आपको लगता है कि चीज़ें याद रह पाएंगी तो जरूर पढ़ लीजिएगा, नहीं तो छोड़ दीजिएगा। ठीक है। अच्छा, काफ़ी दिनों से मैं देख रहा हूँ कई सारे YouTube चैनल्स में हम देख रहे हैं कि यूपी PCS का एग्ज़ाम 2024 वाला जो होना है, ठीक है, ये पोस्टपोन होगा। इस तरह की बातें चल रही हैं किसमें, बहुत सारे YouTube चैनल्स में। तो मेरा क्या मानना है, यूपी PCS 2024 का प्री पोस्टपोन होगा या नहीं। ठीक है, तो इसको लेकर हम देखते हैं कि कई सारे चैनल में यूपी PCS 2024 को पोस्टपोन करने वाली बातें निकल के आ रही हैं। जब से ARO वाला एग्ज़ाम कैंसिल हुआ है, तब से लोगों के मन में ये भी ख्याल आने शुरू हो गए हैं कि यूपी PCS का प्री भी पोस्टपोन हो सकता है। इस पर कई नामालूम कितने सारे वीडियोस लगभग रोज बन रहे हैं। क्या होगा, आगे से क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। तो आपसे मैं ये कहना चाहूँगा कि प्लीज़ ऐसी न्यूज़ मत देखिए जिसमें सिर्फ इस चीज़ के बारे में कही गई है बात कि क्या पोस्टपोन होगा या नहीं। आप लोग अपनी पढ़ाई करते रहेंगे, करिए। 17 मार्च को ही आधार मानकर तैयारी जारी रखिए। ऐसी कोई भी अगर सूचना होगी तो सबसे पहले सूचित कौन करेगा आपको? खुद लोक सेवा आयोग करेगा। ओके, इस प्रकार की भ्रांति पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप जुड़िए स्टडी फॉर सिविल सर्विस के ब्यूरोक्रेसी चैनल से। मैंने अभी तक एक भी इस प्रकार का वीडियो नहीं बनाया कि ये पोस्टपोन होगा या नहीं। प्लीज़ ऐसी न्यूज़ से बचिएगा। ठीक है, तो यही मैं कहना चाह रहा था आपसे कि प्लीज़ इन सब चीज़ों से बचिएगा और अपनी पढ़ाई जारी रखिए। मान लीजिए कि अगर पोस्टपोन एग्ज़ाम हो जाता है तो कम से कम उनके लिए तो ये बात अच्छी ही है कि IAS का जो 26 मई को है प्रस्तावित, उस दिन तो नहीं होगा, या तो एक हफ्ते पहले होगा 19 तारीख वाले संडे को, या फिर 2 जून वाले एग्ज़ाम को 2 जून में हो सकता है। अगर ऐसा होगा तो 26 तारीख को नहीं होने वाला। तो अगर मई में होना है दैट इज़ इक्वली गुड। ठीक है, लेकिन हम मान के चल रहे हैं कि अभी आयोग के द्वारा कोई भी सूचना नहीं आई है, तो प्लीज़ आप अपनी तैयारी उसी स्तर पे जारी रखिए, उसी उम्मीद से जारी रखिए जो अभी तक आप कर रहे थे। ठीक है, तो अभी आज के लेक्चर में इतना ही। प्री मेडिवल इंडिया के संबंध में जो जानकारी इकट्ठा हो सकती है सरल उसको आप इकट्ठा करिए, पुराने पेपर देख लीजिए। ठीक है, और सीधे कहाँ पहुँच जाइए? दिल्ली सल्तनत में। दिल्ली सल्तनत को समझना थोड़ा आसान है। ठीक है, क्योंकि वो एक ही लाइन में आगे बढ़ जाता है इसलिए। बाकी इसमें मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि क्योंकि उसमें हिंदू सम्राट है इसलिए उसको मत पढ़ो, नहीं, ऐसा कोई मतलब नहीं है। मैं किसी का पक्ष नहीं ले रहा हूँ मुस्लिम उसका, क्योंकि अधिकतर हम लोग देखते हैं कि सिर्फ मुस्लिम इतिहास के बारे में पढ़ा जाता है, जबकि ऐसा नहीं है। अच्छी खासी जगह दी गई है प्री मेडिवल इंडिया को इतिहास के पन्नों में, भारत के अच्छी खासी जगह दी गई है, पूरी तरीके से उसके साथ न्याय किया गया है। ठीक है, तो समय कम है इसलिए कह रहा हूँ, अगर मई तक जाती है, शिफ्ट होती है ये एग्ज़ाम, तो आप टाइम लेके पढ़िए उसको। ठीक, तो ये पर्पस था मेरा आपको बताना कि प्री मेडिवल इंडिया में भी एक नज़र मार लीजिएगा अगर आपको लगता है तो। ठीक, तो आज का लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।